मैं तो खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हमने तो बहुत बार ऐसा कोशिश किया कि पवार जो परिवार है उनको किस तरह से तो हराया जा सकता है। क्या है कि अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मान्य किया है, इसलिए हमने महाराष्ट्र में अजीत पवार का नेतृत्व मान्य किया है। नरेंद्र मोदी का पोस्टर भी इधर अजीत पवार नहीं लगा था। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता नाराज है। 2024 में हमने अजीत दादा के बीवी को वोट नहीं दिया। 50 साल से पवार साहब ने मुस्लिम समाज के वास्ते एक आदमी को फौजदार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या अजीत पवार साहब से अलग होके अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे। यहाँ पे एक ही स्थानिक मुद्दा बहुत जोर से चल रहा है इस बारामती विधानसभा में। जो यहाँ मलिदा गैंग है ना, उनके मलिदा गैंग जो अजीत पवार के पास, तो पहले अजीत पवार भागे, कोई एमएलए लेके आमदार लेके भागे, शपथ विधि ले ली, फिर लौट आए, फिर दूसरी बार तो ईडी का नोटिस मिल गया तो उड़न छू। सामने आपको न्याय मंदिर दिख रहा है और ये न्याय मंदिर है महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पावर सेंटर यानी कि बारामती का। और बारामती पावर सेंटर है पवार परिवार की वजह से। शरद पवार यहाँ से कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। और उनके भतीजे अजीत पवार यहाँ से इस बार चुनावी मैदान में हैं, डिप्टी सीएम हैं। और बारामती से इतिहास की बात करें तो 1991 के बाद से लगातार अजीत पवार बारामती विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उसके पहले 1967 से लेकर 1990 तक शरद पवार लगातार चुनाव जीतते रहे। तो ये इनके परिवार का गढ़ है। मगर अब राजनीति में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन ऐसे है कि पहले एनसीपी एक पार्टी हुआ करती थी और अब ये दो पार्टियां हो गई हैं, एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार। शरद पवार चाचा हैं, एनसीपी अजीत पवार के अजीत पवार भतीजे हैं। और भतीजे इस बार एक बार फिर से यहाँ बारामती से चुनावी मैदान में हैं। तो पहले तो भाई हम तमाम वकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सीनियर लोग हैं, उनसे जाने समझेंगे कि भाई आखिर बारामती पवार परिवार का गढ़ क्यों है, कैसे बना, ऐसा क्या उन्होंने यहाँ किया है, बारामती का इतिहास क्या है जो इस परिवार को यहाँ पर कोई अन्य पार्टी हरा नहीं पाती। वो अलग बात है कि इस बार इस परिवार के दो लोग ही आमने सामने बारामती में हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा एडवोकेट नितिन बामे नाम है। नितिन जी, हाँ, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बारामती पवार परिवार का गढ़ है क्यों, क्या कारण है, ऐसा क्या किया है उन्होंने यहाँ पर लगातार जीतता आ रहा परिवार? अगर हम पिछले 50 या 60 साल के बारे में बात करेंगे तो 1968 से शरद चंद्र जी पवार उन्होंने इस बारामती के बारे में पहले विकासात्मक धोरण उनका था। उनके बाद अजीत पवार ने ये कमान संभाली और पहले 30 साल पवार साहब ने काम अच्छा किया। उसके बाद अजीत साल पिछले 33 साल से काम कर रहे हैं। वैसे तो बारामती की जनता ये दोनों को एक साथ चाहती थी, पर ठीक है, थोड़ा सा उनके फैमिली क्लैशेस में कुछ तो हो गया होगा। पर अभी जो अजीत दादा जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम बारामती कर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं तो खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। मैं 20-25 साल से बीजेपी का काम करता हूँ। हमने तो बहुत बार ऐसा कोशिश किया कि पवार जो परिवार है उनको किस तरह से तो हराया जा सकता है। पर 20-25 साल हमको यहाँ पे कुछ यानी सक्सेस नहीं हुआ। पर जैसे लोहा लोहे के काटता है, उसी प्रकार से पवार साहब को अगर मात देनी है तो अजीत दादा हमारे साथ जुड़ गए और ये बारामती में वो अच्छा काम कर रहे। अभी फिलहाल तो उनका क्या बोलते हैं उसको, भतीजा उनके खिलाफ काम कर रहा है। वो योगेंद्र पवार काम कर रहा है। पर ठीक है, अभी उसको मगर आपने ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग हमको बताई कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ। और आपने लगातार लंबे समय से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस सीट पर संघर्ष किया, नहीं हरा पाए पवार परिवार को। अब परिवार का एक गुट टूट के बीजेपी के साथ आ गया है। मगर अगर वैचारिक रूप से देखें तो बीजेपी एक ध्रुव था। अच्छा। और पवार परिवार जो एनसीपी पार्टी वो एक ध्रुव था। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो ये गठबंधन हुआ, इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में खूब चर्चा, पूरे देश में खूब चर्चा है। कार्यकर्ता क्या सोचता है? क्या है कि अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मान्य किया है, इसलिए हमने महाराष्ट्र में अजीत पवार का नेतृत्व मान्य किया है, या बारामती में अगर देखेंगे तो। मगर यही नरेंद्र मोदी एक रैली में इनके ऊपर निशाने साधते थे, उसके कुछ दिनों बाद साथ आ गए। तो ये बीजेपी वाले असहज नहीं होते? आपसे लोग सवाल भी तो पूछते होंगे। नहीं, पर क्या हुआ, हमने भी उसके बारे में जानकारी ली। जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो एलिगेशंस किए थे अजीत पवार के ऊपर, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद वो हमारे बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस में आके सरकार स्थापित की है।
बिल्कुल। आपको भी याद होगा देवेंद्र फडणवीस का जो बयान था, चक्की पीसिंग अजीत दादा। हाँ, तो हैं? इलेक्शन के पीरियड में जो हमारे अपोजिट पार्टी होती है उनके खिलाफ तो हमको बयानबाजी करनी पड़ती है ना। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, आपकी अच्छी बात ये कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बयानबाजी थी। हाँ, बयानबाजी थी, इलेक्शन के टाइम की बयानबाजी है। अगर हम 365 दिन तो इलेक्शन राजकारण नहीं करते ना। जो हम पहले समाजकारण करते हैं, समाजकारण के बाद में जब इलेक्शन का पीरियड आता है तो वो 10 दिन है राजकारण करने के लिए, उस टाइम राजकारण करेंगे। इधर जो ऑर्डिनरी डे है उसमें तो हम समाजकारण जगह हम ये भी देख रहे हैं कि मीडिया में इस बात की बड़ी चर्चा है, सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा रहती है कि बीजेपी और अजीत पवार का गठबंधन जरूर हुआ है, पर तमाम जगहों पर जो अजीत पवार की पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको बीजेपी सपोर्टर्स चुनाव लड़ा नहीं रहे उतने मन से। ऐसा है क्या? नहीं, वैसा नहीं। कई जगह बंडखोर रहते हैं, वहाँ पे हमारी फ्रेंडली फाइट हो रही है। वहाँ वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बारामती में भी उनके खिलाफ 1-2 जन गए थे, यानी हमारे एकनाथ शिंदे के गुट के सुरेंद्र जेवरे हमारे जो है जिला प्रमुख थे, उन्होंने उनके खिलाफ नॉमिनेशन फाइल किया था। पर हमने उनसे बात की एज अ महायुति बोल के, तो उन्होंने पर्ची वापस ले ली। अभी वो पूरे तन मन धन से अजीत पवार के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी लड़ा रहे हैं अजीत पवार को। हाँ, बीजेपी लड़ा भी रही है और बीजेपी यहाँ पे उनको जीत भी दिला देगी। अजीत पवार साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट दिलीप दाईगुड़े। जी दिलीप जी बताइए। हाँ, अभी मैं बताता हूँ, ये बीजेपी का नरेंद्र मोदी का पोस्टर भी इधर अजीत पवार नहीं लगा था। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता नाराज है, वो प्रचार में सक्रिय नहीं है। युति के बीजेपी से जुड़े हुए हैं? नहीं, हमारी पार्टी है राष्ट्रीय समाज पक्ष, उसका इधर संदीप दादा चोपड़े, इन 3 दादाओं में वो चुन के आने वाला है। अभी देखो, आपने कहा मतलब परिवार के दोनों लोग हार जाएंगे, वो जीतेंगे। 100% जीतेंगे। यह उनका एक वोटिंग परसेंट है। मैं तो रहूंगा रिजल्ट के दिन, आप इनको बताइएगा। 2014 को इधर से सुप्रिया सुले को जो टक्कर दी थी महादेव जानकर साहब ने, कि वो खाली 30,000 वोटों से हरे हुए थे। आजकल के 60 साल का इन्होंने इतिहास बताया ना, उस इतिहास में इतनी नजदीक कोई नहीं गया था। थोड़ा सा गलती हो गई है हमारे कि हम कम पड़ गए, वो पैसों से कम है ना। इन्होंने 60 साल में इतना कमाया है, पवार परिवार। हाँ, इतना कमाया है। 40 साल में अजीत पवार के 40 कारखाने हैं। और पवार साहब का तो आप जानते हैं, उनका तो क्या दुबई से संबंध है। अभी उनका जो पुतने है, वो जो इलेक्शन में खड़े हैं, वो भी बाहर से ही पढ़कर आए हैं और इधर सीधा खड़े हुए हैं पुतने के खिलाफ, अजीत पवार के साहब के खिलाफ। सही है। इन्होंने बात एक सही कही कि पिछली बार जब 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, महादेव जी जानकर थे, हम भी उनके साथी थे। हमने बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया था। पर उस टाइम एक चूक हमसे हो गई थी कि उन्होंने उस टाइम कमल का चिन्ह नहीं लिया था। अच्छा। उन्होंने दूसरा उनका चिन्ह था, मुझे कब्बसी का चिन्ह था। कमल का अगर चिन्ह होता तो उसी टाइम सुप्रिया सुले यहाँ से डिफर हो जाती। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मैं रमेश कोकरे एडवोकेट हूँ। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? 45 ईयर्स। 45 ईयर्स Yes. से यहीं आप हैं यहाँ बारामती में। पब्लिक तो फिर तो आप पूरा बारामती को अच्छे समझते होंगे, यहाँ की पॉलिटिक्स को या, समझते या, होंगे। या, शरद पवार कैसे यहाँ पर उन्होंने अपना Yes, गढ़ yes, मैं बनाया, जानता हूँ। थोड़ा बताइए मुझे इतिहास जरा। इतिहास के बारे में बोलेंगे तो यहाँ के कुछ 15-20 लोग जो पुराने लोग यहाँ बड़े थे, देशमुख लोग थे, उनको छोड़ के इनको राजकारण में लाया। ये यंग था तब शरद पवार साहब, तो उसमें मेरे पिता भी थे। अच्छा। तो बोलने की बात यह है, वो उन्होंने अच्छा किया, उनके बारे में हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, उन्होंने किया। लेकिन 35 साल से बारामती में जो अजीत पवार ने किया वो किसी ने नहीं किया। अच्छा। अजीत पवार ने तो हर घर में काम किया है, हर जगह पर काम किया है, पिछड़े लोगों के लिए किया, माइनॉरिटीज़ के लिए किया, सभी के लिए उसने काम किया। वो जात पात के बहुत खिलाफ है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। उसका विकास ही महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श है। वो बारामती पैटर्न इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। क्या है बारामती पैटर्न? बारामती पैटर्न ऐसा है कि जहाँ यहाँ की बारामती टाउन्स को छोड़ो, लेकिन जो एग्रीकल्चर जो है इसमें जो इन्वेंशन हो गई है, और पानी का जो प्रॉब्लम पीछे से चल रहा था, यहाँ जाना ही सिरसाई लाई। अभी उसकी तो प्लान है, जो वो कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे भी, तो उन्होंने करा नदी और नीरा नदी का जो पानी आता है, बारिश में गिरता है, वो वेस्ट जाता था, नीचे पीछे जाता था। तो उसके लिए उन्होंने अभी एक स्कीम बनाई, उसको बजट में दाखिल भी किया, उसके पैसे भी बजट में पड़ गए हैं। वो अभी पानी शुरू होने वाला है। उसका कहना है जो हाफ जो बारामती तालुका है वो जिराई था, अनइरिगेटेड था, उसको इरिगेटेड करने वाले हैं। ऐसा इतना बहुत काम है।
और एजुकेशन के लिए है, हेल्थ के लिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज 2 है तालुका प्लेस में, गवर्नमेंट के, एक अहिल्याबाई होलकर और दूसरा अभी बन रहा है। अजीत पवार ने किया। अजीत पवार ने किया ये, इसके खिलाफ थे पवार साहब। मैं खुद बोलता हूँ, मुझे मालूम है खिलाफ थे। इसके इस हॉस्पिटल के लिए खिलाफ थे। हमें मालूम है, हमको बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनको बचपन से जानते हैं। तो अजीत पवार ने सोचा कि हमारे लोगों को पुणे बम्बई जाना पड़ता है, ये बहुत गलत है। लोगों के पास पैसा इतना जाता है वहाँ पुणे में, बम्बई में, तो यहाँ हमारे लोगों के लिए फ्री में मेडिकल एड मिलनी चाहिए। तो उसने कर अजीत दिया। पवार ने इतना किया था, तो फिर लोकसभा चुनाव जब आए पिछला, तो उसमें उनकी पत्नी चुनाव सुप्रिया सुले के सामने क्यों हारी? शरद पवार गुट जीत गया था। ये एक बात बताता हूँ, एक जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था उसमें कोई मुद्दे थे, संविधान, माइनॉरिटी और जरांगे फैक्टर। अच्छा, ये 3 फैक्टर बहुत बड़े थे और उससे भावना बढ़ गई थी। और पवार साहब बोले थे ये मेरा आखिरी है, मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं आने वाला हूँ। तब ये जानकर लोगों ने सहानुभूति थी, क्योंकि उनका 55 ईयर से उनका पॉलिटिक्स यहाँ चल रहा था। तो अभी उनको कुछ तो सद्भावना थी, उस सद्भावना के कारण लोगों ने खुद बोलते थे हम उसको देंगे। तो ये हमें मालूम था जब भी गलती होती है। अजीत पवार ने मान लिया कि मैंने वाइफ को मेरे खिलाफ, उनके खिलाफ किया। बोल रहे हैं वो ये बात। हाँ, आपने मालूम है। तो ऐसी बात है, बहुत अभी है। चुनाव में विधानसभा में क्या लग रहा है आपको? अरे तो अजीत पवार तो चुन के ही आने वाले। हम लीड का बोल रहे हैं अभी, लीड कितना मिलेगा? 1 लाख की लीड से आएंगे तो उनको नेक्स्ट सीएम हो सकते हैं। तो हम ये लोगों से ऐसा अपील करें। आप बीजेपी के नेता कार्यकर्ता होते हुए ये बात बोल रहे हैं कि अजीत पवार को अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे? यस, नहीं, अमित शाह ने एक जो हमारी मीटिंग हुई थी, अमित शाह ने क्लियर किया था कि 2024 का महायुति का मुख्यमंत्री होगा, 2029 का बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। मैं 42 साल से वकालत करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है एडवोकेट हाजी अब्दुल करीम बागवान। मैं मोमेडन हूँ। और मोमेडन के मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1967 से बारामती सिटी, बारामती तालुके का मुस्लिम समाज ये पवार साहब के साथ में था। शरद पवार। 2024 तक पवार साहब ने 6 विधानसभा लड़ाए, उनके बाद में अजीत दादा ने 6 विधानसभा लड़ाए। पवार साहब को हमने वोट दिए। 1972 में मेरे को वोट का राइट मिला। तब से लेके तो पवार साहब जब तक असेंबली को खड़े थे उनको वोट देते थे। उन्होंने बोले कि अभी अजीत दादा को वोट दो, हम अजीत दादा को आप तक वोट देते आए। अब तो वो कह रहे हो मत दो। अभी सुनो ना, 2024 में हमने अजीत दादा के बीवी को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? गए 10 साल के अंदर मोदी, अमित शाह और भाजपा पार्टी, इन्होंने जो माइनॉरिटी के बारे में उनका जो ध्रुवीकरण का दोष था, इसके पीछे फ्लैशबैक है 2003 का जातीय दंगा गुजरात में। गुजरात के दंगे पर से उस टाइम में मोदी चीफ मिनिस्टर थे। माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार हुआ। उस वक्त में पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बोला था, किसे? ये नरेंद्र मोदी को, चीफ मिनिस्टर आप मानव धर्म की रक्षा करो। तो उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की और मुसलमानों पे अच्छा किया। यही उन्हें इलेक्शन में प्रोजेक्ट किया। कभी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जो जिन्होंने पार्टी खड़ी की थी, वो लोगों को बाजू को हटा के इसको प्रोजेक्ट किया 214 में। इनके नेतृत्व में ऐसा सुनो लग ना। रहा था कि जीतेंगे। ना सुनो ना, पार्टी तो जीतने के लिए लड़ती है। सुनो ना, 2024 में हमने क्या किया? ऑल इंडिया लेवल पर हमारे कम्युनिटी ने ठहराया कि हमारे खिलाफ बीजेपी पार्टी का ऐसा एजेंडा है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि ये बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ हमारा वोटिंग होना। आप कह रहे हैं सुनो ना एक मिनट, 99% लोगों ने हमारे ऑल इंडिया से लेकर तो बारामती तक बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ सपोर्ट वाले कैंडिडेट को वोटिंग किया, विरोध। इसीलिए बारामती तालुके में के 23,000 माइनॉरिटी लोगों ने गए टाइम को हमने सुप्रिया सुले को वोट किया। और हमने उसी वक्त बोला कि विधानसभा के असेंबली में हम अजीत दादा के साथ में रहूँगा। मैं तो 1978 से अजीत दादा के साथ में हूँ।
मैं मतलब आप कह रहे हैं कि आपने लोकसभा में या मुस्लिम समाज ने लोकसभा में अजीत पवार की पत्नी को इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे, हैं? मगर अभी भी तो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी बीजेपी के सपोर्ट में खुद अजीत पवार ने डिक्लेयर किया है। आप 15 दिन के पहले महायुति में है वो। महायुति में उन्होंने क्या बोला, मैं बीजेपी के सरकार में रहा तो भी माइनॉरिटी के लोगों को उनके बदन को धक्का नहीं लगने दूंगा। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी, उनके काम करने की जिम्मेदारी मेरी। और है बारामती तालुके में उन्होंने निम्बूत गाँव है। आपने वो बयान सुने, 2 बयान बड़े वायरल हैं। हो सुनो ना, एक बटोगे तो कटोगे हो। और दूसरा वोट जिहाद, हाँ। इसका जिक्र कर रहे हैं वोट देवेंद्र जिहाद- फडणवीस। वोट जिहाद के लिए निकाला खाली मुस्लिम लोगों ने। पूरा हिंदुस्तान जो है ना, ये हिंदुस्तान क्या नाम से बोलते, हिंदुस्तान है। किसे जो हिंदुस्तान को नहीं मानते, सब मजहब को मानते, सेकुलरिज्म, वो हम लोग है, वो हम उसको भारत मानते। भारत हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई है। और हमारे सबके वास्ते अजीत पवार 35 साल से काम कर रहे हैं ना। अजीत पवार बीजेपी के साथ इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। क्यों? पर लोकसभा में नहीं थे। नहीं, लोकसभा में नहीं थे। हमने अभी भी वो बताया, उनके बीवी को भी बताया और उनको खुद को भी बताया। हमारे वकील लोगों का जिस टाइम को अजीत पवार ने संवाद किया ना, उस टाइम को हमारे 1000 लोग थे वकील एडवोकेट। तो वो मीटिंग में मैं खुद बोला, तुम्हारा डिक्लेरेशन करो। अभी मीडिया बोलती कि तुम खड़े रहने वाले नहीं, ऐसा नहीं, तुम हमारे दिल में के उम्मीदवार है। क्यों? हमने देखा है ना, खासकर माइनॉरिटी के वास्ते बारामती शहर के अंदर 5 शादी खाना बनाए उन्होंने। 50 साल से पवार साहब ने मुस्लिम समाज के वास्ते एक आदमी को फौजदार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जो पार्टी टूटी एनसीपी 2 पार्ट में बटी, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि पवार अजीत दादा ने जो निर्णय लिया उस वक्त के वक्त में, वो शायद उनका आत्महत्या थी, राजकीय आत्महत्या। मैंने वो टाइम को भी इंटरव्यू दिया था कि अजीत पवार साहब से अलग होके अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे। तो ये उनकी पॉलिटिकल आत्महत्या किसने की? शरद पवार ने की अजीत पवार? अजीत पवार ने। ऐसा मैं उस वक्त बोला था। हाँ, लेकिन अब आप अजीत पवार का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आपको समझना बड़ा मुश्किल है। नहीं, सुनो ना, आज इसलिए बोल रहे, गए 1.5 साल में महाराष्ट्र का सार्वजनिक विकास करने के वास्ते बीजेपी के साथ में जाके एकनाथ शिंदे के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने भी मालूम है कि जो अजीत पवार जो करता है वो महाराष्ट्र का विकास होता है। और हमारे जिम्मेदारी ली उन्हें माइनॉरिटी की। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ आज भी बोले अकोला में बटेंगे तो कटेंगे। योगीनाथ को उन्होंने इशारा दिया, महाराष्ट्र में ऐसे तरह की वक्तव्य आप करना नहीं। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और हमारे ईश्वर रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर, भारत रत्न मौलाना आज़ाद जी कलाम, इनका महाराष्ट्र में, पूर्वी में महाराष्ट्र है, महात्मा ज्योतिबा फुले का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में तुम अगर जाति भेदभाव करोगे तो तुम्हारे को कुछ मिलने वाला नहीं। तुम बराए मेहरबानी, मैं तुम्हारे सत्ते में हूँ, इसके बावजूद तुम ऐसे बात भाषण मत करो। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्ववादी, वो साधु ही खाली साधु का चोला पहन के वो सियासत में बैठे है। पर उनको पसंद करते हैं लोग, नहीं, मुख्यमंत्री तभी तो बने। ना मुख्यमंत्री करते तो अभी लोकसभा के टाइम को 35 सीट एसपी को कैसे मिले? अयोध्या की सीट नहीं मिली उनको। अभी निवडणूक है 9 जगह की, 9 फेक नैरेटिव था ये अभी भी संविधान वाला नैरेटिव। सुनो ना, वो भाजपा के इसलिए वो बोलते हैं बीच में। आप किसके हैं? मैं हमको आपका जानना, आप किसके? समझ नहीं आ मैं रहा। अजीत पवार का हूँ ना। आप अजीत पवार हैं। हाँ, अजीत पवार का है। और और मैं अजीत पवार मोदी के साथ हैं, योगी के साथ उससे दिक्कत नहीं है। उसे नहीं दिक्कत, क्यों नहीं दिक्कत? हमारे परिवार के लिए उन्होंने हमारे समाज के लिए काम भी किया है। पर्सनल वाली यानी बात हो। फ्यूचर में भी अजीत पवार को हमारा साथ मिलने वाला है। क्यों? उसको यकीन है कि बारामती का मुस्लिम समाज मेरे साथ में रहने वाला है और हम भी उसके वास्ते काम करने वाले। हमको यकीन है कि अजीत पवार हमारे मुस्लिम समाज के वास्ते कोई भी भाजपा के तरफ से अगर कोई बात गलत आई तो उसको प्रत्युत्तर अलग क्यों नहीं हो जाते? इतना टेंशन क्यों रखनी मन में, शंका कि करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अभी देखो ना, सबको आघाड़ी का सरकार बनाए बिना रास्ता नहीं है। अभी ठाकरे बोलो या कांग्रेस बोलो या शरद पवार साहब बोलो, ये बता दे क्या हमारे 180 जगह आएंगे। अजीत पवार बोलते हैं हमारे 180 जगह आएंगे।
अगर 288 विधानसभा में जब उनको 188 उनको 188 नीचे कितने गए बढ़ा देने चाहिए विधानसभा। हाँ? तो इसलिए अब और लोग से बात कर लो थोड़ा। वाला आपके जरिए वाला क्या ये लोग कहेंगे आप पूरा कब्जा कर सुनो लिया। ना, सुनो, आपके जरिए मैं एक विनती करना चाहता हूँ, विशेषतः बारामती विधानसभा मतदार संघ में के सभी मजहब के लोगों को, सिर्फ मुस्लिम लोगों को नहीं, सभी मजहब के लोगों को मैं एक विनती करता हूँ कि अजीत पवार एक में वो ऐसा शख्स है ठीक है, जो हम समझ गए, हम समझ गए आपकी बात। धन्यवाद, क्या नाम है शुक्रिया। आपका? मैं एडवोकेट सचिन शाहजी दवे, मैं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गट से हूँ। अच्छा, उद्धव गुट से हैं आप? यस यस। तो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं शरद पवार का? शरद पवार का कर रहे कैसा हो, चुनाव चल रहा है योगेंद्र पवार का? अच्छा है यहाँ, यह अच्छा है, लेकिन जैसे यहाँ लोग दिख रहे हैं, कह रहे हैं लोकसभा में शरद पवार का समर्थन किया, ये भाई साहब कह रहे थे फेक नैरेटिव भी था संविधान वाला, अब नहीं है, हैं? तो अब यहाँ पर क्या लग रहा है इस बार अजीत पवार क्या? यहाँ पे एक ही स्थानिक मुद्दा बहुत जोर से चल रहा है इस बारामती विधानसभा में। जो यहाँ मलिदा गैंग है ना, उनके मलिदा गैंग जो अजीत पवार के पास रहते और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते और गांव के जो कार्यकर्ता है ना, उनको बहुत मतलब तकलीफ देते हैं। क्या कौन सा गैंग बताया? मलिदा गैंग। मलिदा गैंग। नाम फेमस हो गया। नाम फेमस? ये किसी का नाम है क्या मलिदा? वो जो आजू बाजू के लोग रहते हैं ना, उनको एक नाम दिया है यहाँ पे लोगों ने, मलिदा गैंग करके। अजीत पवार के इर्द गिर्द जो रहते हैं, रहते तो उनको ही फायदा होता है अजीत पवार के काम का, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कुछ मिलता है। वो जो है ना, उसको सबको मिलके जनता ने मलिदा गैंग नाम दिया है। इनको क्या नाम है सर नहीं, आपका? इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अजीत दादा अच्छे हैं, अजीत दादा अच्छे क्यों अच्छे हैं अजीत दादा? अजीत दादा ही अच्छे हैं। क्यों? वो बारामती को अच्छा किया है, क्या किया थोड़ा बताइए मुझे, क्या डेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है। अजी ये पार्टी टूटी, इसके बारे में क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, पार्टी टूटी, एनसीपी दो पार्ट में हुई, शरद पवार चाचा पुराने नेता महाराष्ट्र के बड़े, नहीं, अजीत दादा ने सब कुछ अच्छा किया क्यों है। टूटी? बस- आप लोग क्या सोचते अरे हैं? देखो आप बारामती में अच्छा किया है, सब डेवलपमेंट हो गया है, डेवलपमेंट। इन्होंने अभी जो बोला मलिदा गैंग का, तो क्या है कि पहले अगर हम बात करते तो मुंबई या पुणे के लोग जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो यहाँ पे काम करते थे। अगर हम देखेंगे करवाता था? पवार साहब के काल में जो काम होता था, हाँ, तो वो जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, वो मुंबई से थे या पुणे से थे। पर जब से अजीत दादा यहाँ की कमान संभाली है, उन्होंने क्या किया कि यहाँ का जो रूट का जो लड़का था उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया है। लोकल लोगों को काम उपलब्ध किया है। जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी रोजगार कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध किया है। तो अभी क्या हुआ कि जो शरद पवार साहब के जो कुछ फॉलोअर है वो उनको बोल रहे हैं कि मलिदा गैंग, वो मलिदा गैंग नहीं है, ये जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं जो बिल्कुल देखिए, एक मिनट, पॉलिटिक्स कितनी अद्भुत चीज होती है कि शरद पवार और अजीत पवार के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही कर रहे हैं। जो एक साथ होते थे, एक परिवार था कि भाई मलिदा गैंग अपने लोगों को, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अजीत परिवार को आप डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं वो तो यहाँ लोकल लोगों को, इसे ही पॉलिटिक्स कहा गया है। जी सुनिए, एक मिनट। क्या नाम है आपका सर? एडवोकेट धीरज लाल बिगे। धीरज जी? हाँ सर। जी सर बताइए। पहली बात तो मैं मलिदा जो शब्द है इसका मीनिंग बताना चाहता हूँ बताइए। कि जो मुस्लिम दरगाह वगैरह होते हैं जिस पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको मलिदा कहा जाता है हमारे यहाँ पर। अच्छा। और ये मलिदा जो है ये भगवान का प्रसाद है। जी। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ। और दूसरी बात जो है, जो एनसीपी के और हमारे अलायंस के जो विरोधक है, ये उन्होंने ये नाम दिया कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो गलत तरीके से पैसे खाते हैं उसको मलिदा गैंग बोलते हैं वो लोग। लेकिन मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मलिदा से क्या मुस्लिम को टारगेट किया? ऐसा है कि मतलब आप कह रहे हैं ना कि दरगाह में चढ़ाया जाता है प्रसाद? प्रसाद का नाम है मलिदा, लेकिन उन्होंने दे दिया है नाम ऐसा कुछ मतलब उस शब्द का मीनिंग मालूम नहीं है, लेकिन वो शब्द चलाया और वो चल गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद अजीत दादा जो है, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर रास्ते का काम करो या बिल्डिंग का काम हो या गवर्नमेंट का कौन सा भी काम हो, रात को 2 बजे सुबह 5 बजे खुद जाके देखते हैं। अगर काम सही नहीं हो तो उसको तोड़ के दोबारा बनाने लगाते। ऐसा हुआ है? यस, ऐसा ही होता है। हर आदमी इसका साक्षीदार है इसका। और वो खुद ध्यान दे के ये काम अच्छा करवाते। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर को पैसा जाने का संबंध ही नहीं आता, क्योंकि काम की क्वालिटी की वो ध्यान रखते हैं। और रही मलिदे की आप बात, कह रहे हैं कि जो यहाँ पर ठेकेदारी काम होता है, सड़क बनती है और तमाम चीजें बनती हैं, उसमें कमीशनबाजी नहीं चलती? नहीं कुछ भी नहीं चलता। पक्का? नहीं, पक्का 100% बोलता हूँ मैं। यस, यहाँ वही चल रहा है। इतना तो चलता है, इससे सहमत नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए। और रही अगर मलिदे की बात है
तो मैं खुद कहना चाहूँगा कि बारामती की जो जनता है, जो गौर गरीब जनता है, जो अजीत दादा जो विकास काम कर रहे, उसका जो प्रसाद है वो हम लोग ले रहे हैं। हम बारामती की पूरी जनता मलिदा गैंग है। हम जो उसका विकास जो है, जो अजीत दादा अच्छे काम कर रहे, उसका हम प्रसाद ले रहे हैं, उसके तरफ से हम काम कर रहे हैं। आप आ गया, ये बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, इनसे हमारी शुरू में बात हुई थी। ये पहले पत्रकार थे, अभी भी हैं कि छोड़ दिया है और अब प्रैक्टिस करते हैं, वकील साहब हो गए। पहले तो मुझे अपनी ये कहानी बताइए कि आप पहले पत्रकार थे, फिर वकील क्यों बन गए? जी जी, तो मीडिया नाम का क्या आपका? मेरा नाम प्रदीप गुरव है, एडवोकेट प्रदीप गुरव। जी। आप बोलिए फिर। मीडिया का जो रवैया है, जो मूल जो लोक कल्याण का हेतु रहता है संविधान का, वो मीडिया से वो छूट गया है। इसलिए हम पत्रकार से छोड़ दिया। ये आपको कब लगा? ये 10 सालों में, 10-15 सालों में। 10-15 साल नहीं छोड़ा कब आपने? मतलब ये पत्रकारिता कब छोड़ी आपने? 2019। आप क्यों? अरे उनको बोल लेने दीजिए, नाराज होंगे फिर। अभी पत्रकारिता छोड़ी, वकील साहब। 2019 आपकी बिरादरी के है ना ये? 2019 में मैंने छोड़ दिया। तब से वकालत कर रहे हैं? जी। अच्छा, किसमें ज्यादा मजा आता था, पत्रकारिता में कि वकालत? अभी भी मैं पत्रकारिता करता हूँ। मैंने फेसबुक पे पहले एक बात बताइए, हैं क्या आप? पत्रकार हैं, वकील हैं? मैं तो किसी न्यूज़पेपर या चैनल के अच्छा, आर्टिकल लिखते हैं, फ्रीलांस करते हैं। मेरे मन में जो अभिव्यक्ति है, जो मुझे पसंद आता है, जो संविधान में बताया है, जो लोगों के लिए भले के लिए है, लोगों को जागृत करना हमारा काम है। बिल्कुल है, जो सही है। वो जैसे ये बीजेपी की है, ये कोई उद्धव ठाकरे जी का है, ये कोई अजीत पवार को मानते हैं। आप किसके हैं? किसी के नहीं? हम जनता के हैं। तो मुझे निष्पक्ष राय बताइए। अभी फिलहाल बारामती में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी है, क्या मुद्दे हैं बारामती के? पिछले 10 सालों का मुआवजा लिया जाए तो पहले अजीत पवार भागे, कोई MLA लेके आमदार लेके भागे, शपथ विधि ले ली, फिर लौट आए, फिर दूसरी बार तो ईडी का नोटिस मिल गया तो उड़न छू। अरे क्या है ये ईडी ने ये इन्होंने अभी बचाया, ये बीजेपी की नेता है, इन्होंने बचाया अभी। क्यों? तो ईडी से भी इन्होंने बचाया है। ये हमारा मात पहले कांग्रेस की देन थी ना, हमारी देन नहीं। देन ने उनको स्थापना तो ऐसी कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि अजीत पवार जो महायुति में आए, शरद पवार की पार्टी छोड़ के, वो इसलिए आए क्योंकि ईडी का प्रभाव था, ईडी के दबाव में हैं? ये कह रहे हैं आप? ईडी के दबाव में है। ईडी के दबाव अभी में। भुजबल साहब ने भी कबूल किया। भुजबल साहब भी बोले ना, कुछ तो ये बोल रहे हैं कांग्रेस की देन है, तो उन्होंने इसकी स्थापना की है। जो चलाए कैसे, बीजेपी ने कैसे चलाया, दबाव में लाने के लिए। तो एक जो गैंग है, जो भुजबल साहब को भी शिक्षा हुई है, अजीत पवार के पीछे भी ईडी लगी, जो शरद पवार जी के भी पीछे ईडी लगी थी, तो उन्होंने डट के सामना किया। डट के सामना, आओ मुझे ले लो, मेरा कुछ बयान लेना है, कुछ चौकसी करना है, इंक्वायरी करना है, ले लो। तो ऐसे अजीत पवार के बारे में कुछ नहीं। अभी चुनाव में क्या चल रहा है इसका एक बात हो जाए। कुछ नहीं, इसलिए ईडी फीडी अपोजिट अपोजिट लोगों के कोई भी हो, अपोज के जो लोग बोलने के लिए मुद्दे नहीं है। अभी क्या चल रहा है? अभी चुनाव में क्या चल रहा है? वो जानते हैं। अभी इनका घर का है मामला, घर का मामला आगे ला रहे हैं। बिल्कुल, चाचा भतीजे की लड़ाई ऊपर भी है अभी भी, और चाचा भतीजे की लड़ाई बारामती विधानसभा में भी है। पूर्व गृह मंत्री RR पाटिल जी के बारे में कुछ कहा, और अजीत पवार उन्होंने मुझे साइन कर दिया और आगे भेज दी फाइल, और मेरा गला काट दिया। अरे चुनाव को बताइए, यहाँ क्या वही तो चुनाव, तो ये सब घरेलू मुद्दे पे चल रहा है। ये ऐसा है, मेरे खिलाफ हो गया। ये चुनाव जो होना है, जो ग्रास रूट रहता है, ग्रास रूट में गांव देहात में क्या चल रहा है, ये देखना चाहिए। और ये सब, ये तो विकास का, इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो अंदर थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस थे, इसलिए हम बाहर आ गए हैं बात करने चुनाव के बारे में। शरद पवार और अजीत पवार के बारे में बात लगातार हो रही थी। इस चुनाव में क्या लग रहा है आप लोग, क्या माहौल दिख रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अक्षय गायकवाड़ है। अच्छा। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं भाजपा के लिए आप? सोशल मीडिया का जवाबदारी है मुझ पर। सोशल मीडिया का? पश्चिम सोशल मीडिया का काम आप पश्चिम महाराष्ट्र का पूरा? तो जैसे अभी तो आप ऐसे कैंपेन करते होंगे कि अजीत पवार के साथ दिखते होंगे, मगर जब साथ नहीं थे उससे पहले तो अजीत पवार के खिलाफ आप लोग चलाते हो सोशल मीडिया, खूब चलाते ही थे। सोशल मीडिया पे हमारा पार्टी का आदेश था पहले। तो असहज नहीं होते हैं कि कल तक अजीत पवार का विरोध कर रहे थे, अब अजीत पवार के समर्थन में चलाना है? हम पार्टी का आदेश पहले स्वीकारते हैं
वो मानते हैं। पार्टी जब जब हमको आदेश देती है तब तब हम वैसे ही काम करते रहते हैं। और इधर का माहौल ऐसा है कि कल लोकसभा को बोलते थे कि हम सुप्रिया ताई को जिताएंगे, और अभी बोल रहे हैं लोग कि हम अजीत दादा को जिताएंगे। बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं? बीजेपी वाले ही अजीत दादा के पास। अभी जैसे एक भैया बता रहे थे कि ये सब साठगांठ है, अभी 23 तारीख के बाद अजीत पवार उधर चले जाएंगे। नहीं, अजीत दादा उधर नहीं चले जाएंगे, इधर ही क्या रहेंगे। भरोसा है? पहले डिप्टी सीएम तो उन्हीं के साथ थे ना, उद्धव ठाकरे के साथ। नहीं, उद्धव ठाकरे ने क्या किया था? उद्धव ठाकरे ने पीठ में खंजीर घुसा था। किसके? वो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, उनसे कहा गया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, वो अंदर की बात बोलते हैं ना। वो मेरे पिताजी के बाल ठाकरे के घर में ऐसे बोले थे, वो वैसे बात नहीं है। मीडिया में बोलते थे अमित भाई शाह, वो बोलते थे कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे कि देवेंद्र जी फडणवीस हो जाएंगे। और वो बोलते थे अभी पवार साहब ने एक एग्जांपल बताया कि मैं कास्ट की राजनीति नहीं करता, मैं किसी की जात नहीं निकाली, ऐसे बोलते हैं। पवार साहब देवेंद्र जी की कास्ट निकाली, राजू शेट्टी जी की कास्ट निकाली, फिर धनंजय मुंडे उनको ही बोला कि ये छोटे समाज के। पवार साहब ऐसे करते हैं। पवार साहब फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा लोगों को बताते थे, और उन्हें आप पहले जो धनंजय मुंडे जी है उनके साथ रहते थे, उसके इजाद निकली, छोटे समाज के बोलते हैं पवार साहब। और इधर का विकास बोलते हैं आप, तो आप जाके देखिए 50 करोड़ का स्टैंड बनाया है, रिंग रोड देखिए, आप मेडिकल कॉलेज देखिए, आरटीओ ऑफिस देखिए, प्रशासकीय भवन, नगर परिषद देखिए, बहुत कुछ आइए सर कर लो सबसे आन पर। क्या नाम है सर आपका? शेखर दाते, एडवोकेट। काफी सीनियर वकील लग रहे हैं आप। मैं कितने साल सीनियर भी practice हूँ, कर रहे मैं हैं? बीजेपी का भी कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता भी मैं हैं? 10 इयर्स बीजेपी का अध्यक्ष था बारामती तालुका का। अच्छा, जिला अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे आके? जिला नहीं, हाँ, तालुका अध्यक्ष। तालुका के अध्यक्ष थे आप। तो जैसे पहले तो बीजेपी और एनसीपी एक दूसरे के विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे, कट्टर विरोधी हैं, और अब साथ आ गए, है ना। तो आप जैसे जो आम कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है एनसीपी के विरोध में, अब वो गठबंधन होगा, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? गठबंधन के बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो कोई अच्छे वर्क के लिए साथ देता है, अच्छी बात होती है। अगर अजीत दादा ने बीजेपी को साथ दिया है तो उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उद्धव ठाकरे के बारे में क्या सोचते हैं आप? उद्धव ठाकरे जब तक हमारे साथ थे तब तक अच्छे थे। अच्छा। और हमको छोड़कर गए हैं तो उन्होंने उनका प्रिंसिपल भी छोड़ दिया है। अभी उनका मार्ग जो आज का उन्होंने, मैं जानता हूँ, जैसे आम कार्यकर्ता है भाई, जैसे एनसीपी जो है पार्टी, वो क्लेम करती खुद को सेकुलर पार्टी। बीजेपी का जो स्टैंड रहता है वो हिंदुत्व वाला रहता है। हर एक पार्टी सेक्युलर ही है, हिंदुत्व का मतलब ही सेक्युलर है। कोई हिंदू किसी को भी जात पात से आज तक भेदभाव नहीं किया है। हिंदू का मतलब ही सेक्युलर है। नहीं, फिर इस तरह के महाराष्ट्र में नारे आ रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, इसका मतलब क्या होता है मालूम है क्या? हम जब बच्चे थे तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक काड़ी लो वो टूट जाती है, 10 काड़ी एक गट्ठा किए जाए तो टूटता नहीं है। वही बात वो बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? हिंदुओं से बोल रहे हैं ना, हिंदुस्तान के वोटरों को बोल रहे हैं। वोटरों से बोल रहे हैं। हाँ, जो परदेशी लोगों को स्वीकार कर रहे हैं उनके साथ मत जाना। कौन कर रहा परदेशी स्वीकार? जो कोई है अतिरेकी है, सब है। जो कोई कौन कर रहा है? जो अतिरेकी है, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, कौन लोग उनके लोग। ऐसा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, वो प्रवृत्ति रहती है। अच्छा। अंतर्याम से प्रवृत्ति है वो। उस प्रवृत्ति के खिलाफ है, किसी आदमी के खिलाफ कोई नहीं है, प्रवृत्ति के खिलाफ है। और इस प्रवृत्ति के खिलाफ बटेंगे तो कटेंगे ये बोल रहे हैं। प्रवृत्ति के खिलाफ, जिसकी प्रवृत्ति अच्छी है वो एकजुट हो जाइए। वो उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो देश के लिए अच्छा सोचता है ना। क्या लग रहा है अभी आपको यहाँ विधानसभा में? क्या लग रहा है बारामती? अजीत दादा के अभी अजीत दादा ही आएगा। शरद पवार, वो तो इतने पुराने नेता हैं, उनका गढ़ है बनाया हुआ। मैं बोलूँगा शरद पवार के बारे में, मैं पहले से शरद पवार विरोधी है, इसलिए शरद पवार। पहले तो आप अजीत पवार विरोधी भी रहे होंगे ना? वो उसके साथ था इसलिए। अच्छा। शरद पवार के साथ था इसलिए। शरद पवार को मैं कभी भी अच्छा नेता नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि शरद पवार खुद को
खुद को खेती में बहुत तज्ञ मानता है कि नहीं, लेकिन बारामती के अंदर 70 साल के पहले कैनाल का जो पानी मिलता था वो हर एक महीने में मिलता था, इसलिए पूरी खेती गन्ना बिकता था, कपास बिकता था, हाइब्रिड ज्वारी बिकता था, सब मिलता थे। बाजार हाट कपास की बहुत बड़ी मार्केट थी बारामती में, लेकिन शरद पवार मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने सिर्फ एंड सिर्फ शुगर इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया। शुगर इंडस्ट्री पर ध्यान इसलिए ज़्यादा दिया कि शुगर इंडस्ट्री से वो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन सीधा है। और मैं जब कपास बिकता था तो कुछ नहीं ले पाता, मैं धान बिकता था तो वो मिल नहीं सकता, लेकिन शुगर कारखाने को मैं जब गन्ना देता हूँ तो मेरा पैसा उनके हाथ में रहता है। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट रास्कर। आपका क्या नाम है सर? प्रमोद खरात। क्या चल रहा है इस बार बारामती में, क्या माहौल दिख रहा है? चाचा भतीजे सामने हैं, वैसे पूरे महाराष्ट्र के लिहाज से देखें और यहाँ भी वही हाल है। अरे क्या हुआ सर? क्या है? नहीं, हम इधर के नहीं, इधर के नहीं? इंदपुर। आप यहाँ के हैं? बाहर के हैं? अच्छा अच्छा, चलिए भाई। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय भगवान हिरवे। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं शेतकरी संगठन का एक अध्यक्ष है तालुका का। अच्छा अच्छा, किसान भी हैं आप? किसान भी है। अच्छा, खेती किसानी कैसी हो रही है यहाँ पर? खेती क्या? खेती किसानी कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है, बुरी हो रही, कैसी हो रही है? बुरी पण अच्छी है, पण पानी के वास्ते बुरी होता है। अच्छा, पानी की दिक्कत रहती है। हाँ, पानी महीने में वो बोला ना जैसा वकील का ना तर महिने में कॅनल सुटा म्हणजे पाळी सुटत होतं, आता 2-2 महिने पाळी सुटत नाही, पानी की पाळी। नेता कौन सा ठीक लगता है बारामती में? कौन नेता ठीक लग रहा है? सब नेते ठीक है, पण आने के बाद ये कोई आता नहीं इधर। ये जो मैं बोल रहा हूँ, कोई आता नहीं, मतदान दे का भागते, फिर कभी किसी को विचार पूछ करता नहीं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आप लोगों को? महायुति, महाविकास आघाड़ी, कौन लगता है बेहतर? महायुति। वैसे तो अभी महायुति और महाविकास आघाड़ी हाँ, दोनों में जो क्लोज है, आपने देखा लोकसभा में ये अभी इधर भी अब ये लोग, ये वकील लोग है बड़े, आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं अजित पवार, लेकिन अगर आप बारामती शहर छोड़ के ग्रामीण भाग में हम प्रचार करते हैं हमारी पार्टी का, अगर देखे ना तो युगेंद्र करते हैं, पवार साहब को मानते हैं, उधर से वो लीड से भी आ सकता है। ये जो गपला है, हाँ, बारामती में नहीं बोल रहे हो, पूरे महाराष्ट्र में बोल रहे हो। महाराष्ट्र का भी पूरे महाराष्ट्र वैसा ही है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होने वाला है। अभी देखो लोकसभा में हम गाँव वाले, लेकिन हम अजित दादा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर का, इधर प्रैक्टिस में करता हूँ, लेकिन मेरे को ये बोलना है, आप इधर ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, मलिदा गैंग, फिर वो ईडी वगैरह, लेकिन आप इधर आए, आप किधर से आए मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इधर के जो रोड है वो कैसे लगे आपको? अच्छे लगे। ये कोर्ट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग किसने बनाई? अजित दादा ने बनाई। इधर के लोगों को रुको ना, अभी आपका बोलने दे ना, आप वकील हो यार, आगे के वकील को बोलने दो। हाँ बिल्कुल। हाँ, आप वकील हो, दूसरे वकील को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? जी बोलो। बोलो। इधर रोड है, अब गांव में, हमारे गांव में पानी आता है, पीने को पानी है, हम स्टूडेंट है, हमको बाहर के शहर में जाना नहीं पड़ता। इधर लॉ कॉलेज है, इधर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इधर टीसी कॉलेज है। बाहर के जो स्टूडेंट है वो इधर हॉस्टल में आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो खुद अजित दादा बोलते हैं, पुलिस अधिकारी जो रहते हैं उनको बोलते हैं, इनको जो सिक्योरिटी है वो आप दो। इधर किसी को अभी रुको ना यार, अभी रुको ना, ये ऐसे कार्य करते हैं, ये ऐसा कार्य करते हैं। विकास के जो भी डेवलपमेंट के आगे आपको कुछ नहीं, डेवलपमेंट के आगे आप कुछ नहीं बोलते, डेवलपमेंट के बारे में ये इमारत है ना, ये पवार साहब के फंड में आए, ये ऐसा केंद्रीय इतना काम बारामती में है। इनसे पूछिए, 1 महीना पहले नहीं अभी विधानसभा के इलेक्शन से पहले इनकी पार्टी किसके साथ में थी? उस पर सवाल ना पूछिए, इनका जवाब महायुति आएगी ना महाविकास आघाड़ी आएगी, वो दोनों भी ऐसा काट पे रहेंगे, ऐसा बराबरी में छूटने वाली है। और दूसरे जो नेता है ना, वो आगे वाली जो पार्टी है ना, वो क्या करते हैं अभी क्या करते हैं? अभी इलेक्शन आ गए ना, हाँ वो है हमारे कार्यकर्ते ऐसा, लेकिन अजित दादा क्या करते हैं? अजित दादा भले किसी की पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का,
लेकिन दादा के पास गया, दादा ऐसा ऐसा काम है, मेडिकल का काम है, इसका काम है, कॉलेज का काम है, दादा करते हैं। तो लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी चुनाव क्यों हारी फिर? नहीं, वो क्या था, वो रुको, सहानुभूति जो है शरद पवार अभी भी होगी ना वो तो? नहीं, अभी क्यों होगी? अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी गलती एक बार होती है ना, बार बार नहीं होती। लोग बोल रहे हैं गलती एक बार होती है, लेकिन अभी जो विधानसभा में जो दादा का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट लोगों को समझ में आ रहा है। दादा ने अभी क्या बताया, अभी मेरे को बताओ। क्या नाम है सर आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? मैं इधर का नहीं, करमाले का हूँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का। सोलापुर के? हाँ। क्या वहाँ लग रहा माहौल? माहौल क्या है मेरा? महाराष्ट्र का क्या नहीं, लग रहा है मैं सब जो जितने मतदार है महाराष्ट्र के, सबको एक अपील करना चाहता हूँ बोलिए जी। कि जात पात धर्म भाषा ये सब छोड़ के जो अपनी नई न्यू अपने देश के लिए, अपने स्टेट के राज्य के लिए जो बना सकता है, उसे उसके पीछे आप सभी रहेगा। ये जो है ये सब अभी समझो, पिछले टाइम में जितने लोग सत्ता पे थे, जो पहले सत्ता जिसने भी बैठे थे सत्ते पे और जिसके बाद अपोजिशन बैठे थे, ये शायद देश में पहली बार हुआ होगा कि सब ने सत्ता भोगी है। इसमें से कोई छूटा नहीं, एनीवन इज नॉट एक्सेप्ट, सब ने सत्ता भोगी है। तो इसके पीछे मत जाएगा। जब खाते टाइम सब उंगलियां जो है वो एक साथ आती है, ये नहीं देखता है ये कौन से पार्टी का, ये कौन से पार्टी का है। तो मतदाताओं को भी ये सोचना चाहिए है कि ये जो है ये जात धर्म भाषा प्रांत जो अपनी न्यू जो न्यू तैयार कर सकता है, ये जो आने वाली जनरेशन है, ये आगे जाके अपने को पूछने वाली है, आपने हमारे लिए क्या किया है। तो आपको उनको कुछ जवाब देने का है। अगर आप उस टाइम कुछ पेड़, आम का पेड़ लगाएं तो आम आएगा, है ना, सेब का पेड़ लगाएंगे तो सेब का पेड़ आएगा। अगर ईड़ी बाबली का जो बोलते हैं हमारे इधर, उसका पेड़ लगा देंगे तो ईड़ी बाबल आएंगे। ये मतदाताओं को सोचने का है कि आपको कौन सा पेड़ लगाने का है, कौन सा पेड़ सही है, कौन सा पेड़ अच्छा है। पता कैसे चलेगा कौन सही है? हाँ? पता कैसे चलेगा सही? सर, जहाँ की बोरी क्या बोलते होते हैं, वहाँ की जहाँ की बाबली होती है वहाँ की बोरी होती है, सबको पता है। और वो ऐसा नहीं, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, सब जितने लोग हैं, तो ये सबको मालूम है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो तो जो दिखता है तो बात छोड़ दो, कि सबको मालूम है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबको मालूम है। बिल्कुल, तो सही बात सबको पता होती है और सही बात जी। हां, माझं नाव गोपाळ कृष्ण हरिभाऊ हरिहर, राहणार गुणवडी. मी या शहरातला माणूस आहे, गुणवडी ग्रामीण भागचा. तर आत्तापर्यंत गेली 100 वर्षाचे पुरावे असून आमचे महाराष्ट्र शासनाचे प्रशासनावर कुठलेही दबाव तंत्र नाही आणि नियंत्रण कक्षात प्रशासन नाही ना, जनसामान्यांना योग्य न्याय मिळत नाही. आप हिंदी बोलते हो, मराठी समझता नहीं हूँ। मराठी ऐसा मैं, हाँ, वो महायुति सबसे राज्य में आने वाली है। अच्छा, हाँ, ये बोल रहे थे? ये बोल रहे हैं। अभी क्यों आने वाली है? क्यों आने उसने लाड़की बहन योजना, बाहू योजना, ज्येष्ठ नागरिक संगठना और अपने वो आधा टिकट, महिलाओं के लिए आधा टिकट, ऐसा बड़ा काम मुद्दे, इन सब चीजों का असर पड़ रहा है। विकास के मुद्दे पे वो अजीत दादा ने एक बारामती में सबसे अच्छा काम किया है। ये अजीत दादा ये आने वाले हैं इधर। हमने 4 बार सुन लिया जी जी जी। चलिए भाई, तो ये है हम बारामती की, क्या हुआ? शरद पवार की गट के, अरे हो गई बातचीत, ठीक है। तो ये हम थे बारामती में कोर्ट में और तमाम वकीलों से हमने बात की, समझने का प्रयास किया कि बारामती में क्या चल रहा है। जो पवार साहब का गढ़ था शरद पवार का, और उनके बाद उनके भतीजे अजीत पवार का, अब 2 पार्टियां बन गई हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी का साथ दे रहे हैं, इस पार्टी के टूटने के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमने समझा। बाकी और जगहों पर जाएंगे, सही बारामती में समझते रहेंगे मूड मिजाज लोगों का, और जो भी होगा वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।